अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाजरीन, ईरान अमरीका जंग में सीज फायर का आज दूसरा दिन है। इस्लामाबाद में कल से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होने वाला है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस मुज़ाकरात में अमरीका की तरफ से शामिल होंगे, वफ्द की सरबराही करेंगे। आज रात तक वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और फिर ईरान की तरफ से उनके स्पीकर पार्लियामेंट इस वफ्द की सरबराही करेंगे। लेकिन जो सीज फायर के बाद की सूरत हाल है, इसमें सबसे क्रिटिकल सिचुएशन जो इस सीज फायर पर सवालात उठा रही है वो है लिबनान में इसराइल का हमला। क्योंकि कल जैसे ही सीज फायर हुआ उसके चंद घंटों के बाद ही इसराइल ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि लिबनान का मामला सीज फायर में शामिल नहीं है। और फिर इसराइल ने लिबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया और बैरूत पर गुंजानबाद इलाके में जाकर 10 मुकामात पर एक ही वक्त में फिजाई हमला किया और 100 से जायद बम 1 मिनट के अंदर ही गिराकर वहां से चला गया। और नतीजे में तकरीबन 253 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं और 1100 के करीब लोग जख्मी हैं। अब यही सवालात जब अमेरिका में व्हाइट हाउस की तर्जुमान के सामने रखे गए तो वहां से भी यही जवाब आया अमेरिका का कि लिबनान का मामला सीज फायर में शामिल नहीं है, मतलब ये अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। अच्छा जी, इस पर ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर ने भी आप कह लें कि आवाज उठाई। उन्होंने कहा जी कि सीज फायर के बाद सिर्फ यही खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि उनके 3 मुतालबात की शुरू से ही खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर दी गई है, जिसमें ईरान पर एक ड्रोन हमला भी हुआ है और फिर न्यूक्लियर के हवाले से या यूरेनियम की अफसूदगी के हक के हवाले से जो नफी कर रहे हैं अमरीकी, उन्होंने उसकी भी बात की। अच्छा जी, कल जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद पहले अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही था कि खुद को हीरो बनाना है और वो करते भी यही हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि दरअसल रात को ईरान जो है वो सीज फायर की मिन्नतें कर रहा था, जिसके बाद ट्रंप ने आमादगी का इजहार किया और फिर एक बार उन्होंने एक बात दोहराई कि ईरान की मिलिट्री ताकत को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से ईरान ने सीज फायर किया। इसके अलावा पीट हेग्सेथ ये भी कहते रहे जी कि ईरान दोबारा कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने के काबिल नहीं रहेगा या हम उसे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे और ईरान में अब सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में होगा। इसके बाद जी ट्रंप की बारी आई झूठ बोलने की और उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी फौजी इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो सिचुएशन को देख रहे हैं। अगर ईरान ने डील नहीं किया तो पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा, जिस तरह के वो पहले बयान देते रहे हैं। लेकिन एक चीज जो खुद अमेरिका इस वक्त अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है वो है जी अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल। और ये आप कह लें कि ईरान का एक बहुत बड़ा एज है और अबनाए हुर्मुज़ उसके मुकम्मल कंट्रोल पर है और वो अभी तक मुकम्मल खुल भी नहीं सकी। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने खुद कल ये प्रेस ब्रीफिंग में तस्लीम किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टूल ले सकता है, टैक्स ले सकता है, जिसको वो अपनी रीबिल्डिंग में इस्तेमाल करेगा। तो ये है जी वो सबसे बड़ा एज, ये है वो आप कह लें कि गारंटी जो ईरान इस जंग के बाद हासिल कर चुका है और यही ईरान के लिए इस जंग में एक आप कह लें कि जीत है उसकी सबसे बड़ी। इस जंग में जी ईरान ने मिलिट्री महाज पर, सफारतकारी के महाज पर और जोग्राफियाई लोकेशन को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया और अमेरिका जैसी ताकत को उसने शिकस्त दे दी। और वो भी ऐसी शिकस्त जिसके बाद आप कह लें कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने जा रहा है। आप देखें कि ईरान की स्ट्रेटजी एक मुकम्मल केस स्टडी बन चुकी है, क्योंकि ईरान ने अपनी वेपन पावर को भी बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया। आप देखें कि अमेरिका जैसी ताकत इस जंग में 20 मार्च के बाद या तकरीबन 2 हफ्तों के बाद पैनिक कर चुकी थी। ट्रंप बार बार ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए वक्त दे रहा था, तारीखें दे रहा था, गालियां दे रहा था और ईरान की तहजीब को खत्म करने तक वो जा चुका था, ये ऐलान कर चुका था। और ये पैनिक फिर जंग के मैदान में भी हमें नजर आया कि वो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते रहे, वहां पुल और रेलवे लाइंस पर बमबारी करते रहे, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अब इसने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाने पर रखा हुआ था। आप देखें कि अमेरिका ने 25 के करीब अपने जहाज गिरवाए, 13 फौजी मरवा लिए और पैनिक में वो ईरान को इस कदर अंडर एस्टिमेट कर गया या भागने की वो इस कदर तैयारी में था कि बार बार उसने अपने तैयारों को हिट करवाया और गिरवाया और जंग में ईरान को शिकस्त देने के लिए वो जिस हद तक भी जा सकता था उसने वो किया। लेकिन इसके जवाब में ईरान अपनी मिसाइल पावर को बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल करता रहा और इसकी आप देखें कि क़यादत भी एक वक्त में शहीद हुई, लेकिन इसने इस जंग को तवील करके, लंबी खींचकर अमेरिका के लिए इस
को एक मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। और ये नहीं किया कि एक बार में ही उसने अपने सारे पत्ते एक्सपोज कर दिए, बल्कि अपने वसाइल को देखते हुए उसने इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। दूसरा जी, इसमें ईरान की क़यादत का एक बहुत बड़ा अमल दखल था, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शहीद आयतुल्लाह खामनाई को जाता है। आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसे सियासी और मिलिट्री ढांचे को बनाया जो इन 40 दिनों में खत्म ना हो सका, और ना ही सिस्टम के अंदर से कोई आवाज उठी, ना बगावत हुई, ना किसी ने हथियार डाले। और जंग के दौरान ही अली खामनाई के बाद मुज्तबा खामनाई को क़यादत भी मुंतकिल की गई। आप देखें कि ईरान की मिलिट्री और सियासी क़यादत इन 40 दिनों में बड़े ही एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करती रही। फिर इसके अलावा मिलिट्री और सियासी क़यादत के साथ साथ वहाँ जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी, यानी कि इंतज़ामिया भी वहाँ पर काम करती रही, जिसकी वजह से वहाँ ज़िंदगी के मामलात उस तरह से मुतासिर नहीं हुए जिस शिद्दत से ईरान पर इसराइल और अमरीका हमला कर रहे थे। आप देखें कि वहाँ तालीमी इदारे भी खुले रहे, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं हुई, और जहाँ जहाँ हमले होते थे फौरी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो जाता था, सड़कें मुरम्मत होती रहीं, बिजली का निज़ाम भी बहाल रखा गया। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यह थी कि 25 साल के दौरान खामनाई ने इराक, अफगानिस्तान, लिबिया और लिबनान की गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया था। एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था जिसकी बदौलत आज ईरान, इसराइल और अमेरिका के सामने मुज़ाकरात की टेबल पर है। वहां हुकूमत तब्दील नहीं हुई और अमेरिका आज भी उसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, वो भी IRGC की शर्तों पर। आप देखें कि जब भी अमेरिका कोई मैसिव अटैक करने आता है, किसी को धमकी देता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर इस्लामी जो मुल्क हैं वहां से आवाजें उठने लगती हैं कि ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए वरना ईरान तबाह हो जाएगा। और ये पैनिक एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि हमने अफगानिस्तान और इराक में या लिबिया में इस तरह की सूरत हाल देखी है। और ये भी बात सच है कि ईरान को बहुत नुकसान भी हुआ है, और जिस तरह से इसका मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, 20 साल शायद लगे इसे दोबारा इनको बिल्ड करने में, लेकिन वो कर लेंगे। लेकिन ये जंग ईरान में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ नहीं थी, ये जंग है जी डॉलर की इजारादारी की, बका की, तेल के वसाइल पर कब्जे की, इसराइल की बका की। आप देखें कि इराक, अफगानिस्तान, लिबनान, लिबिया, जहां जहां भी अमेरिका ने रिजीम चेंज किया, वहां के मुआशी और सियासी हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। वहां पर फायदे में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अमेरिका है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जिन केमिकल वेपन्स को और 9/11 में सहूलतकारी को जुर्म बनाकर वहां फौजें उतारी गईं, वो केस झूठा निकला है और आज तक अमेरिका इसको सच साबित नहीं कर सका, जिसकी वजह से आज यूरोपीय मुल्क अमेरिका के साथ नहीं है, नेटो इसके साथ नहीं है, बल्कि ये जंग आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर की इजारादारी और तेल के ज़खायर पर कब्जे के लिए थी। सद्दाम हुसैन का असल जुर्म यह था कि इसने तेल को डॉलर्स में फरोख्त करने से इनकार किया था। लिबिया के सदर कजाफी के साथ भी यही कुछ हुआ, क्योंकि वो डॉलर्स में तेल फरोख्त ना करने की बात करता था। अब यहां कुछ लोग इसके मुकाबले में ये बयान देते हैं जी कि बाकी अरब ममालिक जहां खुशहाली है, जैसे सऊदी अरब में है, UAE में है, कतर में है या बहरीन में है, वो भी अमेरिका की मान कर आज तक खुशहाल हैं। लेकिन इस जंग में आप इनके हालात भी देखें जो कि अब खुलकर सबके सामने आ चुके हैं कि सऊदी अरब के किंग सलमान के मुतल्लिक ट्रंप ने क्या कहा। आप देख लें कि अमेरिका की नजर में इनकी वैल्यू क्या है। अमेरिका की बका इस वक्त अरब ममालिक से निकलने वाले तेल पर टिकी हुई है। आज अरब मुल्क डॉलर में तेल खरीदना छोड़ दें, डॉलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना छोड़ दें, डॉलर अपनी कदर खो देगा। और दुनिया में इस वक्त डॉलर के मुतबादल चाइनीज करेंसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रही है। और डॉलर में तेल खरीदने के बदले में फिर अरब मुल्कों को मिलता क्या है, वो है जी अमेरिकी सिक्योरिटी। तो आज जो हालत है अरब मुल्कों की, अमेरिकी सिक्योरिटी में भी हमने देखा कि ईरान के डर से ही उन्होंने अमेरिका से ये सिक्योरिटी ली थी, उनको ये अड्डे दिए थे, और ईरान आज उन्हें किसकी वजह से मार रहा है, अमेरिका की वजह से। तो इस सिक्योरिटी का क्या फायदा हुआ आज अरब मुल्कों को, वो ये सोच रहे हैं। अच्छा जी, अमेरिका आगे क्या सोच रहा है वो भी सुने। वेस्टर्न तजियाकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब चीन की तर्ज पर डॉलर की इजारादारी को कायम करने के लिए अपने वसाइल पर काम कर रहा है, और इसीलिए वो नॉर्थ अमेरिका के वसाइल पर कब्जा कर रहा है, ग्रीनलैंड और कनाडा के वसाइल पर कब्जे की सोच रखता है, क्योंकि इस वक्त डॉलर के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में अमेरिकी बॉन्ड्स हैं। हकीकत में अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का कर्ज है, और डॉलर सिर्फ इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड कॉमोडिटी या आप कह लें कि डिमांड के सर पर कायम है।
आप देखें कि ब्रिक्स इत्तेहाद जिसमें दुनिया की बड़ी मौशतें हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, वो असल में डॉलर की इजारादारी के खिलाफ ही बने हैं और वो भी आइंदा अपने आने वाले दिनों में एक ऐसी करेंसी के मुतालिक ही सोच रहे हैं जिसमें वो ट्रेड कर सकें डॉलर के अलावा। और आप देख लें कि रूस ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद भी सरवाइव किया, वो भी अपनी करेंसी में तेल बेच रहा है। इसी तरह ईरान भी पिछले 30 साल से इसी तरह सरवाइव कर रहा था, क्योंकि अब अमेरिका डॉलर का जवाल देख रहा है, इसलिए वो ईरान के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। और इसके बाद फिर बारी अरब ममालिक की है, जो कि किसी भी सूरत में मुजाहमत भी नहीं कर सकते, क्योंकि तेल बेचकर वो ये जो डॉलर कमाते हैं, आप कह लें कि उसके बाद फिर अमरीकी बॉन्ड्स की सूरत में अमरीका को कर्ज दे देते हैं। और अरब ममालिक दफाई और मुआशी लिहाज से इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमरीका की गिरफ्त में है। अब बात करते हैं जी आबनाए हुर्मज की। नाज़रीन, ईरान ने इस जंग में जोग्राफियाई लोकेशन को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और सिर्फ 40 दिनों में पूरी दुनिया की मौशत हिलकर रह गई और इस जंग की हीट दुनिया में हर घर तक पहुंची। और ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ फिर हुर्मज को बंद किया, किसी भी मुल्क को नाराज भी नहीं किया। और इस जंग के बाद ईरान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात भी मजीद बेहतर होंगे और ट्रंप वैसे भी यूरोपीय ममालिक को खुद से अलग कर चुका है, क्योंकि इसने इनको जितना इस्तेमाल करना था वो कर चुका है। और ईरान अब तेल के दम पर, हुर्मज के दम पर यूरोपीय ममालिक के साथ ट्रेड मुआहदे करेगा और इस ट्रेड के बदले, तेल के बदले, वो इनसे हथियार और टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। इसलिए ट्रंप ने कल ये बयान भी दिया कि जिस मुल्क ने भी ईरान को हथियार बेचे वो इन ममालिक पर मजीद टैरिफ पाबंदियां आयद करेगा। इसके अलावा जी यूरोपीय ममालिक ये भी जान चुके हैं कि अब अमेरिका इनके मुफादात के लिए काम नहीं करेगा और फिर तवानाई के हसूल के लिए यूरोपियंस को, नेटो इत्तेहादियों को खुद ही काम अब करना पड़ेगा। अरब ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका के शिकंजे में है, उसके ज़ेरे तसल्लुत हैं। और अमेरिका अगर कल को ये भी कह दे अरबियों को कि यूरोपियंस को तेल और गैस नहीं बेचनी, तो अरब ममालिक वो भी वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। और इसके बाद फिर यूरोपियंस के पास ऑप्शन ईरान ही बचता है, जो इस वक्त अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। तो ये जंग इस वक्त जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये सिर्फ अमेरिका के मुफादात की जंग है, किसी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ नहीं है और सिर्फ डॉलर की इजारादारी की जंग है। और अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए सिर्फ 2 हथियार ही होते हैं, पहला डॉलर है और दूसरी मिलिट्री ताकत है। और ईरान ने पिछले 30 साल में डॉलर के बगैर सरवाइव करना, जीना सीख लिया था, इसलिए अब उस पर चढ़ाई कर दी गई। और आप कह लें कि डॉलर इसका इतना बड़ा हथियार है कि आप अंदाज़ा करें कि किसी भी मुल्क की तजारत के लिए ऑनलाइन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आम लफ्ज़ों में बंद कर दी जाए कि आप किसी दूसरे मुल्क के बैंक के साथ ही नहीं काम कर सकेंगे, तो उसके लिए सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस सिस्टम पर भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका का कंट्रोल है। बाकी जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद उम्मीद यही है कि ट्रंप दोबारा इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हुआ है, ट्रंप ने पहले ट्वीट की है और फिर बाद में ईरान ने ट्वीट की, तो इससे पूरी दुनिया में अमेरिका का एक इमेज ही बना है कि ट्रंप इस जंग से जान छुड़वा कर फरार हुआ है। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह लिबनान में इसराइल बमबारी को जारी रखे हुए है, इसे देखकर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की प्लानिंग यही है कि मरहलावार वो ईरान पर हमला करता रहेगा और इसका मकसद आप कह लें कि ईरान के वसाइल पर कब्जा करना और ख़ास तौर पर अब हुर्मज का कंट्रोल है, जिसके बाद आप कह लें कि डॉलर की बका भी कायम रह सकती है, वरना सुपर पावर जल्द ही तबाही का शिकार हो जाएगा। और यहाँ आप ये भी देखें कि सुपर पावर इस वक्त पैनिक में है और ताकत जब पैनिक करती है, जब आप कह लें कि इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो अपनी ताकत को मनवाने के लिए हर हद क्रॉस करता है, जो इस वक्त एग्जैक्टली ट्रंप की और अमेरिका की सिचुएशन है, जिसका भरपूर फायदा इस वक्त इसराइल और नेतन्याहू उठा रहे हैं। और ये इस वक्त जो इसराइल कर रहा है लिबनान के ऊपर हमले करके, उसमें भी बहुत सारे अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि जानबूझकर
جو ہے وہ ایک لیوریج دی گئی ہے اسرائیل کو، یا اسرائیل نے اپنی مرضی سے یہ ٹرمپ سے لیوریج حاصل کی ہے کہ وہ لبنان کے اوپر چڑھائی کر کے رکھے گا، وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرے گا۔ اور پھر آج نتن یاہو نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ ایران کے اوپر مزید بڑے حملے کے لیے پھر سے تیار ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور پروگرام کے بارے میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ یہ جو ریسنٹ سینیریو ہے ایران امریکہ کا، جو بھی معاملہ چل رہا ہے، آگے جو بھی مذاکرات ہوں گے، جس طرح کی بھی انٹرنیشنل صورتحال ہوگی اس جنگ کو لے کر، اس کے متعلق جتنی بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہا کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔